हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 24 दिसंबर 2024 हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट वाला एनालिसिस वीडियो आपको दे चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, क्योंकि लगभग हमने पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में कवर करवा दिए थे और 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चंस। और जिन लोगों ने वीडियो को देखा है उनको पता ही है, क्लियर है, हमने कमेंट भी पिन कर दिया है। गाइज इस वीडियो में भी आपको हम 100% ऑथेंटिक और 100% रियल एक्यूरेट जो क्वेश्चंस है इनका एनालिसिस आपको करवाने वाले हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्लियर है। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्लियर है। इससे पहले वाली जो पीडीएफ थी हमने 23 वाली वो अपडेट कर दी है, एप्लीकेशन पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी आज की जो पीडीएफ है ये भी जल्द से जल्द अपडेट करवा दी जाएगी, थोड़ा सा करेक्शन बाकी है, वो करने के बाद में जल्द ही आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 24 सेकंड का हम आपके लिए बेसिकली लेकर आए और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी जो लेकर आए इन्होंने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है ना। तो किस खेल में इन्होंने जीता है? निशानेबाजी जो है इसके लिए इसमें इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो इन विच स्पोर्ट्स है ना डिड अवनी लेखरा जो है विन द गोल्ड मेडल एट द पेरिस पैरालंपिक 2024। तो शूटिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवनी लेखरा जो है इन्होंने पेरिस 2024 पैरालंपिक में अपनी महिलाओं की 10 मीटर जो एयर राइफल शूटिंग है SH1 खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया है। इसके साथ ही ये जो है गेम्स के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इनसे गाइज लगातार हर दिन क्वेश्चंस बन रहा है आपका, हर शिफ्ट में कह लीजिएगा आप, तो हर शिफ्ट में इनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप अच्छे से याद रखिएगा अवनी लेखरा के बारे में, इससे क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप अच्छे से पैरालंपिक वगैरह भी लेटेस्ट लास्ट 6 मंथ में जितने भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं इनका आप सारा रिकॉर्ड उठाकर अच्छे से देख लीजिएगा या कवर कर लीजिएगा। देखिए भारतीय पैरा शूटर ने फाइनल में 249.7 का स्कोर बनाया, जिसके साथ उन्होंने एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड दर्ज किया। 249.6 के पिछले रिकॉर्ड को भी इन्होंने तोड़ दिया। पिछला जो रिकॉर्ड है उन्होंने ठीक 3 साल पहले टोक्यो 2020 में अपने ओलंपिक डेब्यू में दर्ज किया था। और 22 वर्षीय भारतीय निशानेबाज ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया की ली यूनरी को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है, तो जिन्होंने 246.8 के स्कोर के साथ में रजत पदक जीता है। और हम वतन मोना अग्रवाल जो स्वर्ण पदक के राउंड में जगह नहीं बना सकी, 228.7 के फाइनल स्कोर के साथ में कांस्य पदक जीता। ये 2 पदक पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारत के पहले पदक थे। ये पहली बार था जब भारत ने पैरालंपिक खेलों में एक ही स्पर्धा में 2 पोडियम स्थान हासिल किया हो, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है और पहली बार ऐसा हुआ है। आपको याद रखना है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए गाइस टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। ग्रैंड फाइनल सेल जो है ये जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो ये जो सेल रहेगी 28 से 31 दिसंबर के बीच में आपकी लाइव होगी ये सेल। इसमें आप टेस्ट पास प्रो 1 ईयर 2 ईयर के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको जो है काफ़ी कम प्राइस में, किफ़ायती प्राइस में आपको मिल जाएगा। SSC GD, SSC CGL, SSC सिलेक्शन पोस्ट, इसके अलावा ऑल SSC, ऑल रेलवेज और ऑल स्टेट एग्जाम का एक्सेस जिसमें आपको मिल जाएगा। और इन एग्जाम के लिए आपको 500 से 502 टोटल PYQs मिलेंगे और 3000 से भी अधिक आपको टोटल टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे अगर इन एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन करें। इसके अलावा ऑल रेलवेज, ऑल SSC एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, RPF वगैरह कांस्टेबल की, है ना। इसके अलावा और भी जो एग्जाम आ रही है उनकी, तो इन सभी का एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें एकमात्र टेस्ट पास में, क्लियर है। 1 ईयर के लिए चाहते हैं या फिर 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए और भी किफ़ायती आपके लिए पड़ जाएगा। तो ग्रैंड फाइनल सेल ये है, टेक्स्ट बुक की तरफ से लास्ट ईयर सेल है और अब तक की सबसे बड़ी सेल है ना। अभी तक के इसमें अभी तक इतनी बड़ी सेल नहीं आई थी, तो ये पहली बार है जब इतनी बड़ी सेल आपके लिए लाइव हो रही है। तो आप सभी लोगों को थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ये सबसे कम और किफ़ायती प्राइस में आपको मिल जाए तो आपको इसका ज़रूर से बेनिफिट लेना है। उसके लिए क्या करना है, सबसे कम प्राइस में परचेस करने के लिए आपको ये कूपन कोड को अप्लाई करना है। कूपन कोड है RSD। इन कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो अब तक का आपको सबसे बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा और सबसे ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है, तो जाकर अभी आप चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी 28 से 31 के बीच में ये सेल लाइव होगी, हम आपको फिर भी बता देंगे, क्लियर है। तो जरूर से आप थोड़ा सा चीज़ें अभी देख लीजिएगा इनके बारे में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है।
तो वो वाज अवॉर्डेड द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024। ये जो क्वेश्चन है इससे पहले अभी बन चुका था, एक दिन आपका 19 या 20 में बना था, और वापस से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया रिपीट, है ना। तो आलोक शुक्ला करेक्ट आंसर रहेगा उस क्वेश्चन में जिनको हमने कवर करवा दिया था। अगर उन्होंने देखा है अच्छे से वीडियो, 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि सही करके आए होंगे। इसीलिए हम आपको डिटेल एनालिसिस देते हैं ताकि आपकी एक भी चीज़ बिल्कुल वेस्ट ना जाए, जो चीज़ें पढ़ें वो बिल्कुल आपके काम की चीज़ें हों। तो प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक है आलोक शुक्ला। इनको प्रतिष्ठित 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में इसे जाना जाता है। गोल्डमैन जो पर्यावरण पुरस्कार, इसको ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, हमने बताया था उसी वीडियो में। ये जो है वार्षिक पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दुनिया भर में जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियन का सम्मान करता है। तो आलोक शुक्ला जो है इनको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 पिछले भारतीय प्राप्तकर्ताओं की श्रेणी में शामिल हो गए हैं ये, जिनमें मेघा पाटकर, इनको मिला 1992 में सबसे पहले जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है ये दिया गया मेघा पाटकर को 1992 में। MC मेहता, इनको 1996 में दिया गया। रसीदा बी और चंपा देवी शुक्ला 2004 में इनको मिला है। रमेश अग्रवाल को 2014 में और प्रफुल्ल सामंतरा 2017 में, है ना। तो इनको तो ऑलरेडी मिल चुका है और ये अभी हाल ही में मिला है आलोक शुक्ला को, तो इनको 2024 का मिला है, तो ये भी इसमें ऐड हो चुके हैं। और इस उल्लेखनीय व्यक्तियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में पर्यावरण, न्याय, भूमि अधिकारों और सतत विकास के लिए अथक संघर्ष किया है। अगला क्वेश्चन है अपराजिता महिला एवं बाल जो विधेयक है 2024 किस राज्य ने पारित किया है? विच स्टेट हैज पास्ड टू अपराजिता वुमेन एंड चिल्ड्रन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट है ये, आपराधिक कानून संशोधन। तो ये जो बिल है 2024 ये किस स्टेट ने जो इसको पारित किया है? तो पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर रहेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने अपराजिता महिला एवं बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दों का समाधान करना। इसमें मृत्युदंड तथा बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न के लिए कठोरतम दंड का भी प्रावधान शामिल है। तो अपराजिता विधेयक 2024 के बारे में कुछ प्रावधान भी है। क्या प्रावधान है? BNS 2023, BNSS 2023 और पोक्सो 2012 अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। तो प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 जिसको पोक्सो कहा जाता है सहित कई कानूनी प्रावधानों में संशोधन करना है। तो इसका उद्देश्य सभी आयु समूह के बच्चे लोगों और पीड़ितों पर लागू होना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो वो इज इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट इन आर्चरी एट द पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक्स। तो हरविंदर सिंह आपका करेक्ट आंसर रहेगा, हरविंदर सिंह। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ है या पेरिस ओलंपिक हुआ है ना अभी हाल ही में, तो ये 2024 का इससे लेटेस्ट क्वेश्चंस आपके बन रहे। आपका जो जिस दिन से एग्जाम हुई है उसी दिन से क्वेश्चंस आपके काफ़ी ज़्यादा इससे बन रहे। तो अभी तक तो आपका 30 तक और एग्जाम चलेगा, तो आपको इनको अच्छे से देख लेना है। इस टॉपिक से लगातार हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं और यहाँ तक कि इस शिफ्ट में तो सीधे सीधे 4 से 5 क्वेश्चन इस एक ही टॉपिक से आपके बने हैं। विथ प्रूफ हमने आपको बताया है, एक तो कवर करवा दिया, ये देखिए दूसरा ये है, आगे भी कवर करेंगे। तो समझ सकते हैं कि इस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। पेरिस पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता है हरविंदर सिंह। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर सिंह है। हरियाणा के कैथल में 25 फरवरी 1991 को जन्मे हैं यह हरविंदर सिंह। इन्होंने पुरुषों की व्यक्तिगत जो रिकवर है ओपन स्पर्धा, इसमें फाइनल में पोलैंड के लुकास सिसजेक को 6-0 से हराकर ये जो है इतिहास इन्होंने रचा है। टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में हरविंदर जो है इन्होंने पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। और हरविंदर पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय तीरंदाज हैं। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है जहां भी पहला लग जाता है। हरविंदर जो है लगातार 2 पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले और एकमात्र तीरंदाज भी हैं। ये भी दोनों रिकॉर्ड आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए वापस से पेरिस से क्वेश्चन आपका बना है ना। तो पेरिस 2024 ओलंपिक शूटिंग प्रतियोगिता में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में कांस्य पदक किसने जीता है? तो वो वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल एट द प्राइज, है ना, एट द पेरिस
2024 ओलंपिक शूटिंग कंपटीशन। तो इसमें किसने जीता है? स्वप्निल कुसाले ने जीता है। स्वप्निल कुसाले, आप नाम याद रखिएगा। भारतीय निशानेबाज है स्वप्निल कुसाले। इन्होंने जो है पेरिस 2024 ओलंपिक शूटिंग प्रतियोगिता में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में कांस्य पदक अपने नाम किया है। ये जो है 50 मीटर 3P में भारत का पहला ओलंपिक शूटिंग पदक था। बीजिंग 2008 में पुरुषों की 10 मीटर एयर जो राइफल है, इसमें अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक के बाद में राइफल शूटिंग में दूसरा पदक जीता था। तो चेटेउ रॉक्स में नेशनल शूटिंग सेंटर में शूटिंग करते हुए कुसाले ने 15 शॉट्स के बाद 153.3 के साथ छठे स्थान पर ये थे। अगला क्वेश्चन है, जनधन योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? इस तरह से ही हमें बताया है, आप देख लीजिएगा। आप हाउ मेनी ईयर्स ऑफ जनधन योजना हैज़ बीन कंप्लीटेड? तो 10 साल पूरे हो चुके हैं। 2014 में ये लॉन्च की गई थी जनधन योजना, अभी 2024 चल रहा है, तो कितने हो गए? 10 साल पूरे इसके हो चुके हैं। मोदी सरकार ने साल 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी और इस योजना को 10 साल अभी पूरे हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है। इसकी घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से की गई थी और 28 अगस्त 2014 को इसका शुभारंभ किया गया था। तो आप याद रखिएगा 15 अगस्त 2014 को जो है इसको कितने 10 साल पूरे हो गए। 28 अगस्त है ना को इसका शुभारंभ किया गया था इसका। तो 28 अगस्त को और 15 अगस्त को, है ना, कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। 10 साल इसके पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। 10 साल से अधिक ही अब तक हो चुका है, दिसंबर तक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड पैरा एथलेट्स चैंपियन। देखिए आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के 400 मीटर T20 रेस में विश्व रिकॉर्ड के साथ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपका बना है। तो वो वॉन द गोल्ड मेडल विथ ए वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द वुमेन्स 400 मीटर T20 रेस एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप? दीप्ति जीवन जी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दीप्ति जीवन जी जो है इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो भारत की दीप्ति जीवन जी, इन्होंने वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में इतिहास रच डाला है और उन्होंने जो है 400 मीटर T20 रेस में विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है और उन्होंने ब्रियाना क्लार्क का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो पैरा एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता दीप्ति ने अमेरिका की ब्रियाना क्लार्क का 55.12 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, जो उसने पिछले साल जो है पेरिस में बनाया था। तो इन्होंने इस रिकॉर्ड को बेसिकली ब्रेक कर दिया है 400 मीटर रेस वाला। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बना है, ये क्वेश्चन है आपका 2014 द इलेक्शन दैट चेंज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वो इज द ऑथर ऑफ द बुक टू 2014 द इलेक्शन दैट चेंज द इंडिया। तो राजदीप सरदेसाई आपका करेक्ट आंसर रहेगा, इनके द्वारा ये लिखी गई है, इसके लेखक है ये। 2014 द इलेक्शन डेट चेंज्ड इंडिया, राजदीप सरदेसाई द्वारा लिखित पुस्तक है। ये जो है 1 नवंबर 2014 को जारी की गई थी। पुस्तक 2014 की प्रमुख कहानियों के माध्यम से अनुसरण करती है लोकसभा चुनाव, जिसने नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी के भाग्य को प्रभावित किया था। तो उसके बारे में बेस्ड ये उसके ऊपर बेस्ड है पूरी की पूरी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल? तो जीवित जीवाश्म जो है ये है जिंकजो बिलोबा, आपको नाम पता होगा। तो गिंकजो आपको नाम याद रखना है, बिलोबा इस तरह से देख लेना है। ये जीवित जीवाश्म का एक रूप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल, है ना। तो जिंकगो बिलोबा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नो नग्न शुक्राणु बीज लगाए जाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म है ये लगाए जाते हैं जिसमें डिंब किसी भी अंडाशय की दीवार से घिरे नहीं होते हैं और निषेचन के पहले और बाद में दोनों के संपर्क में रहते हैं। जिम्नोस्पर्म के माध्यम से, देखिए जिम्नोस्पर्म जो है इसके मध्यम आकार के पेड़ या ऊंचे पेड़ और झाड़ियाँ शामिल होती है। जिम्नोस्पर्म जो है इनको मुख्य रूप से 2 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है और जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है साइकस और जिंकगो, पीनस, ये सभी जो है इसके कुछ उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम जो है इसको क्या कहा जाता है? तो व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कॉल्ड? जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया इसको बोला जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को, न्यूटन की गति का पहला नियम, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व एक निकाय की क्षमता है ना, जिसके आधार पर वह परिवर्तन का विरोध करता है। तो न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार एक निकाय विरामावस्था पर अथवा एक समान गति में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। ये कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन या फिर जड़त्व का नियम
है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया। अगला क्वेश्चन है 1 वाट का उपकरण 1 घंटे में कितनी बिजली का उपयोग करता है? हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डज ए 1 वोल्ट अप्लायंस यूज इन एन आवर, है ना। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 1 वाट का जो उपकरण है ये 1 घंटे में कितनी बिजली का खपत करेगा? तो 3600 जूल ऊर्जा का ये यूज होगा करेगा, है ना, 3600 जूल एनर्जी ये यूज करेगा। इस तरह से आपको याद रखना है। और बिजली के संदर्भ में ये जो है 0.001 kWh ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पावर ऑफ द लेंस एंड द फोकल लेंथ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। द पोटेंशियल ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द इनवर्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ, है ना। इस तरह से ये है लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में होती है। तो लेंस की क्षमता को P से दर्शाया जाता है। लेंस की क्षमता का जो सूत्र है P बराबर 1/f है। यहाँ पर P डायोप्टर में शक्ति है और F जो है मीटर में फोकस दूरी है। अगला क्वेश्चन है प्रतिक्रियाशील और गैर प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव मेटल्स? तो ये आपका सोडियम और सोना हो जाएगा, है ना। सोडियम और गोल्ड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रतिक्रियाशील धातु है सोडियम और नॉन प्रतिक्रियाशील धातु है गोल्ड। तो अगर बात करें प्रतिक्रियाशील धातु की या रिएक्टिव जो एलिमेंट है या रिएक्टिव जो मेटल्स है इसकी, तो सोडियम जो है जिसको Na से यहाँ दर्शाया जाता है, पानी से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बनाता है। तो ये प्रतिक्रियाशील धातु है। इसके अलावा पोटेशियम भी है, पानी से तेजी से अभिक्रिया करता है और आग पकड़ सकता है ये पोटेशियम। एल्यूमिनियम अम्लों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करता है। मैग्नीशियम हल्के एसिड और पानी के साथ में प्रतिक्रिया करता है। तो ये सारे जो है प्रतिक्रियाशील धातु हैं। बात करें गैर प्रतिक्रियाशील धातु की, तो सोना जिसको Au से दर्शाया जाता है लगभग किसी भी सामान्य रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है। चांदी हल्के रसायनों से प्रतिक्रिया नहीं करता है। प्लेटिनम ये जो है अत्यधिक स्थिर और कठोर धातु है। तांबा पानी और कमजोर एसिड से प्रतिक्रिया नहीं करता है, मतलब ये जो है बेसिकली प्रतिक्रिया किसी से भी नहीं करते, यानी कि गैर प्रतिक्रियाशील धातु ये है। अगला क्वेश्चन है एक प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है 30 सेंटीमीटर है, वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो आवर्धक क्या होगा? 10 होगा आपका आवर्धक। इफ द हाइट ऑफ ए इमेज इज 30 सेंटीमीटर, है ना, एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? तो ये आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा आवर्धन जो रहेगा ये 10 आपका रहेगा, है ना, 10 होगा आपका आवर्धन। अगला क्वेश्चन है दाब का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? तो पास्कल आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। दाब का जो एसआई मात्रक है ये पास्कल है, इसे पीए से निरूपित किया जाता है। दाब को प्रति इकाई क्षेत्र बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्र ये बेसिकली होता है। तो 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के दाब के बराबर होता है। और इसका जो सूत्र है कुछ इस प्रकार है कि 1 PA बराबर 1 N बटा m² बराबर 1 किलोग्राम मीटर, है ना। इस तरह से आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका चतुर्थानुपात और मध्यानुपात से क्वेश्चन आपका बना था जो एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, आई थिंक मैथ्स का था ये। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सोडियम जिसको Na कहा जाता है और सोना जिसको Au के बारे में। तो इन दोनों के बारे में क्वेश्चंस बना था, सोडियम और जो है सोना, इनसे क्वेश्चंस था। एग्जैक्ट तो पता नहीं चल पाया क्या क्वेश्चंस था। सोडियम एक नरम धातु है जबकि सोना जो है सभी धातुओं में सबसे ज़्यादा आघातवर्धनी होता है। तो सोडियम एक रासायनिक तत्व है जिसका जो प्रतीक है ये Na है, वहीं सोना जो है ये एक रासायनिक तत्व है जिसका जो प्रतीक है ये Au है। अगला क्वेश्चन है हमारा संवेग की दर किसके समानुपाती होती है? रेट ऑफ मोमेंटम इज है प्रोपोर्शनल टू, तो यह आपका वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, आपको याद रखना है। संवेग की जो दर है ये वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो आइजैक न्यूटन के गति के दूसरे नियम के मुताबिक किसी वस्तु के संवेग में बदलाव की दर उस वस्तु पर लगने वाले बल के सीधे समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर जो है बल के समानुपाती होती है। तो संवेग परिवर्तन की दर जो है बल की दिशा में होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्द्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? व्हाट आर द टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ये इसके कितने टाइप है? 2 टाइप है इसके। ये कोशिका के अंदर एक विशाल तंत्र होता है और यह झिल्ली युक्त नलिकाओं और सीट से बना होता है। इन नलिकाओं का जो आकार है लंबा, गोल और आयताकार होता है और इसकी रचना प्लाज्मा झिल्ली की तरह होती है। ये सुकेंद्रित या सुकेंद्रिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक झिल्लीदार कोशिकांग होता है।
अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण से, दो क्वेश्चन बेसिकली बने थे कॉनकेव मिरर से, एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाए। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, कॉनकेव मिरर इज अल्सो कॉल्ड कन्वर्जेंट मिरर, इसको कहा जाता है, अभिसारी दर्पण इसको कहा जाता है। अवतल दर्पण गोलाकार दर्पण का एक प्रकार है जिसका भीतरी भाग जो है परावर्तक होता है। अवतल दर्पण से किसी भी वस्तु का वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है 2 नंबर दिए थे, उसका परिमाण देखिए, 2 नंबर दिए थे, उसका परिमाप दिया था, सबसे बड़ी भुजा बतानी थी, तो 2 नंबर वर गिवन, देयर जो पेरीमीटर वाज गिवन, द बिगेस्ट साइड हैड टू बी टोल्ड। तो इस तरह से ये चीज़ें थी, आपको देख लेना है। अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है कि कोलाइडी जो विलयन है ना, कोलाइडी कण किस पर निर्भर करता है, व्हाट डज कोलाइडल पार्टिकल्स डिपेंड ऑन। तो ये विचाराधीन विशिष्ट कोलाइडल जो व्यवहार है इस पर डिपेंड करते हैं ये कोलाइडल कण। तो कोलाइडल कणों का जो आकार है, ये कोलाइडल कणों का आकार नैनोमीटर से लेकर माइक्रोमीटर तक होता है। कोलाइडल कणों का आकार आपको बताइए इनके व्यवहार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अगर कोलाइडल निलंबन की स्थिरता पर ध्यान देना हो तो कणों का आकार लगभग 5 माइक्रोमीटर से छोटा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, व्हाट इज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो इस मॉडल का जो नाम है तरबूज मॉडल इसलिए रखा गया क्योंकि इस मॉडल में परमाणु का धनावेश या तरबूज के समान माना गया और इलेक्ट्रॉन इसमें प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित होते हैं, तो इसीलिए इसको तरबूज मॉडल नाम दिया गया, थॉमसन का परमाणु मॉडल। इस मॉडल की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे द्रव्यमान पर समान रूप से बटा हुआ माना गया है। अगला क्वेश्चन है यदि क्लोरीन के 2 समस्थानिक, एक 35U और दूसरा 37U है, क्लोरीन परमाणु का औसत द्रव्यमान 35.5U है, तो 35U और 37U द्रव्यमान के 2 समस्थानिक की बहुतायत का अनुपात कितना होगा, यह आपसे पूछा है। तो ये हो जाएगा 3:1। अगला है किसी ठोस को बिना तरल में बदले सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए सॉलिड इनटू अ गैस विदाउट टर्निंग इट इनटू ए लिक्विड इज कॉल्ड, है ना। तो उदरपातन आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। उदरपातन जो है इसको कहा जाता है किसी ठोस को बिना तरल में बदले सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया उदरपातन होती है। तो किसी ठोस को बिना तरल में बदले सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को उदरपातन कहते हैं। और उदरपातन एक उष्माशोषी अभिक्रिया है, आपने पढ़ा होगा पहले, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी, है ना। तो ये उदरोपातन जो है ये एक उष्माशोषी अभिक्रिया है या प्रक्रिया है। उदरोपातन के विपरीत गैस को ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये से बने, देखिए ये इसमें तो आपसे कहा गया कि किसी ठोस को बिना तरल में बदले सीधे गैस में, तो ठोस को सीधा गैस में बदला जा रहा है तो उसको उदरोपातन कहा जाता है। उसके विपरीत गैस को अगर डायरेक्ट ठोस में बदलने की जो प्रक्रिया है ना, यहाँ से ठोस को गैस में बदला जा रहा है और गैस को ठोस में बदलेंगे यानी सीधा इसके अपोजिट होगा, तो उसको क्या बोला जाता है, निक्षेपण इसको कहा जाता है। ऐसा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मानव प्रजनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मानव जो प्रजनन तंत्र है इसके कौन कौन से भाग है, अलग अलग भाग है, जैसे कि पुरुष प्रजनन तंत्र में अलग भाग है, इसमें लिंग, वृषण कोष, वृषण, अंडकोष, इसके अलावा एपिडिडिमिस, इसके अलावा वोज डिफरेंस, प्रोस्टेट और शुक्राशय शामिल इसमें बेसिकली होते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली होता है। महिला जो प्रजनन अंग है इसमें योनि, गर्भाशय और अंडाशय शामिल होते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आप ये याद रखिएगा और इन्हीं में से आई थिंक आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे। तो पुरुष प्रजनन तंत्र में आपको याद रखना है अंडकोष, शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं और एपिडिडिमिस अंडकोष से जुड़ा अंग होता है जहां शुक्राणु इकट्ठा होकर परिपक्व होते हैं। वास डिफरेंस ट्यूब है जो शुक्राणु को एपिडिडिमिस से लिंक कर जो है इस तक ले जाता है। और साथ ही ये जो है आपको चीज़ें देख लेना है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है आपका रिप्रोडक्शन यानी कि जनन के बारे में आपसे 2 सवाल पूछे गए थे। बेसिकली उसकी प्रोसेस पूछना चाह रहा था कि क्या प्रोसेस इसकी होती है, तो ये इससे रिलेटेड 2 सवाल आपकी एग्जाम में देखने को मिले थे। तो जनन वहाँ प्रक्रिया है जिसमें जीवों द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है और यह किसी भी जीव का मूलभूत विशेषता होती है। इसके द्वारा अनुवांशिक पदार्थ का संवहन पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहता है ना। तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आप इस टॉपिक को अच्छे से देख कर जाइएगा, इससे लगातार क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या के निकालने का जो फॉर्मूला है क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द मास नंबर ऑफ एन एटम।
तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये इसका फॉर्मूला है। द्रव्यमान की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। याद रखिएगा, द्रव्यमान संख्या को ए से दर्शाया जाता है। किसी परमाणु में मौजूद न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या घटा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक प्रजनन के बारे में क्वेश्चन आपका बना था, अबाउट आपसे पूछा गया था इसके बारे में। तो अलैंगिक जो प्रजनन है एक तरह का प्रजनन है जिसमें युग्मकों का संलयन या गुणसूत्रों में बदलाव नहीं होता है। इसमें एकल जनन से संतान पैदा होती है और संतान जनक के वंशाणुओं का पूरा समूह पाती है। अलैंगिक प्रजनन कई जीवों में बेसिकली देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है अनैच्छिक क्रियाएं क्या है, व्हाट आर इनवॉल्युंटरी एक्शंस। तो सांस लेना, पाचन, दिल की धड़कन, आंखों की सजगता, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये अनिश्चित क्रियाएं हैं। अब आपको अगर अनिश्चित क्रिया की डेफिनेशन पता है तो आसानी से आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी समझने में। अनिश्चित क्रियाएं क्या होती है ये आप समझ लीजिएगा पहले। तो ऐसी क्रियाएं है ना जिन पर प्राणी की इच्छा शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है ना, उसको अनिश्चित क्रियाएं बोला जाता है। यानी कि सांस लेना, इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। पाचन, इस पर भी कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता इसको। दिल की धड़कन और आंखों की सजगता, इन पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए इसको अनैच्छिक क्रियाएं बोला जाता है। तो ऐसी क्रियाएं जिन पर प्राणी की इच्छा शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है उन्हें अनिश्चित क्रियाएं बोला जाता है। तो इसमें ये चीज़ें शामिल है। अगर आगे से और कोई भी ऑप्शंस दे आपको कंफ्यूज करने के लिए तो आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन जो गैस है इनकी प्रतिक्रिया से क्या बनता है। वाट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस। तो मेथनॉल बनता है इनसे, इनकी प्रतिक्रिया से क्या बनता है, मेथनॉल, है ना। याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रक्रिया के लिए जिंक ऑक्साइड और जो क्रोमियम ऑक्साइड है उत्प्रेरक की जरूरत होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, परिमाप से क्वेश्चंस था, चारों दीवारों का क्षेत्रफल से क्वेश्चंस था, इस तरह से था। ये बता रहे थे कि इस टाइप से आपका कोई क्वेश्चंस पूछा गया था जो एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में कौन से एंजाइम शामिल होते हैं। विच एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन, है ना। तो कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन में जो एंजाइम शामिल होते हैं इसमें कई प्रकार के जो एंजाइम है ये शामिल होते हैं। जैसे कि डी प्रकार साइक्लिक प्रोटीन होता है, साइक्लिक निर्भर किनेसेस, और CDK4 या CDK6, ये टाइप के जो एंजाइम है बेसिकली देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्स दिया था, विस्थापन दिया था, संवेग पूछ रहा था, इस टाइप से भी एक क्वेश्चन था आपका। समानांतरण चतुर्भुज से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गोली दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है। व्हाट इज द इमेज ऑफ ए स्फेरिकल मिरर लाइक। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा आभासी या वास्तविक हो जाएगा, वर्चुअल और रियल, है ना। गोली दर्पण का जो प्रतिबिंब होगा ये आभासी और वास्तविक होगा। गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी या वास्तविक हो सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है और आभासी जो प्रतिबिंब है इसका आवर्धक मान धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोल्जी बॉडी में, गोल्जी बॉडी के कितने घटक होते हैं। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन द गोल्गी बॉडी। तो गोल्जी जो बॉडी है ना, इसके 4 घटक होते हैं, कंपोनेंट्स हैं। गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण इसको कहा जाता है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न आकार और रूपों की झिल्लीबद्ध संरचनाएं बेसिकली होती है। तो गोल्जी बॉडी के 4 घटक होते हैं जिसमें सिस्टर्नी, नलिकाएं, पुटिकाएं और रिक्तिकाएं देखने को मिलती हैं। और मैथ्स का कुछ क्वेश्चंस इस तरह से था, ये आपको देख सकते हैं। एक वस्तु पर 4% की हानि होने पर कुछ इस तरीके से चीज़ें थी, आप देख सकते हैं, है ना। तो एक वस्तु पर 4% की हानि होने पर 960, है ना, में बेचा गया। ये 960 है ना, 960 में बेचा गया। और दूसरी वस्तु पर 20% लाभ होने पर 780 में बेचा गया। अब कुल लाभ या हानि का पता लगाना है आपको, क्लियर है। तो 90 रुपये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है माध्य माध्यिका और बहुलक जो है इनके बीच का संबंध, इस सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। तो 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य और प्लस बहुलक, ये आपका सही रहेगा एग्जैक्ट फॉर्मूला। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस देख सकते हैं आप, जितने भी क्वेश्चंस थे एग्जैक्ट हमने 100% एक्यूरेट आपको बताने में आपकी हेल्प की है, ताकि आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर पाए, इन्हीं के अकॉर्डिंग आगे की जो तैयारी है इसको कंटिन्यू कर पाए। हमने 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस दिया है और विद आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में लैंग्वेज में कवर करवा दिया है। जिन लोगों को हिंदी में दिक्कत आती है उनके लिए भी यहाँ से काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं चीज़ों को।
तो आई थिंक आपको काफ़ी हद तक वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा। गाइज ये आपको मैं बता दूं, टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है स्पेशल सेल यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है ना। और यहाँ पर अप टू आपको कितनी भी छूट मिल सकती है, यानी कि अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर है। इतनी छूट अभी तक कभी भी नहीं दी गई थी यहाँ पर, तो लास्ट टाइम ऑफर है आप सभी के लिए। ये RSD कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे रखी है, जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। 28 से 31 दिसंबर तक ये स्पेशल ऑफर आपको देखने को मिलेगा, जहां पर ऑल पास प्रो आप परचेस कर सकते हैं। और एग्जाम के लिए किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, SSC रेलवे हो या फिर ऑल स्टेट की किसी भी एग्जाम की आप बात कर रहे हो, है ना, सभी का एक्सेस इसमें आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। और इस वीडियो की PDF के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।